दोस्तों, मैं वंदना वर्मा एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत, अभिनंदन और सादर आमंत्रित है। गाइस प्लीज जल्दी से इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। क्यों? क्योंकि आपका अपना ही चैनल है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक की, और वो महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका बाल विकास का सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, इस महत्वपूर्ण टॉपिक से हमेशा शिक्षक भर्ती पात्रता के अंतर्गत 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए जानते हैं कि क्या कहा है बड़ी ही चालाकी के साथ शैक्षिक दृष्टि से मनोवैज्ञानिकों ने इस महत्वपूर्ण टॉपिक में, और कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके शिक्षक भर्ती पात्रता के अंतर्गत। तो चलिए देखते हैं सिद्धांत के बारे में। देखिए, बालक के विकास के सिद्धांत का जो सबसे पहला सिद्धांत है वो आपका है निरंतरता का सिद्धांत। जी हाँ, जैसा कि नाम से ही बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि निरंतरता यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया की बात हो रही है। तो सही भी है कि अगर किसी भी बालक के विकास की बात कर रहे हैं तो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, अब इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं, तो समझिएगा इस बात को कि जब स्पर्म सेल और ओव्यूम सेल का जब कंट्रीब्यूशन होता है तो फर्स्ट डे का जो पोजीशन होता है उस बेबी का, तो वो बिल्कुल नगण्य होता है, यानी कि शून्य की अवस्था में होता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे उसका विकास होता जाता है, और एक ऐसा समय आता है, एक ऐसी अवधि आती है जिसको 9 महीने 10 दिन की अवधि कहा है शैक्षिक दृष्टि से मनोवैज्ञानिकों ने। और जैसे ही वो अवधि पूरी होती है वो बालक जो नवजात शिशु बाहर की दुनिया में आ जाता है। लेकिन बाहर की दुनिया में आने का मतलब ये नहीं कि उसके विकास की प्रक्रिया रुक गई, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसके विकास की प्रक्रिया चलती रहती है, और तब तक चलती रहती है जब तक कि वह बालक या व्यक्ति जो है मृत्यु को प्राप्त नहीं कर लेता। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि बालक के विकास की प्रक्रिया जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो गर्भावस्था से प्रारंभ होती है और मृत्यु तक चलती रहती है। तो यही बात कहा है शैक्षिक दृष्टि से मनोवैज्ञानिक ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत, और उसी को उन्होंने कह दिया कि यही मेरा पहला सिद्धांत है। और ये पहला सिद्धांत क्या है? निरंतरता का सिद्धांत। बड़े ही चालाक थे ना, कोई बात नहीं। देखिए आगे बात करते हैं व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। जी हाँ, कोई भी 2 व्यक्ति समान नहीं होते, इनफैक्ट 2 जुड़वा बच्चे भी समान नहीं होते। तो जब समान नहीं होते तो उनका विकास कैसे समान हो सकता है? बिल्कुल क्लियर है, जब 2 जुड़वा बच्चे जो कि बाह्य स्ट्रक्चर में, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर जो उनका डिफरेंट है, उनके इमोशंस अलग हो सकते हैं, फीलिंग्स अलग हो सकते हैं, उनकी एक्टिविटीज अलग हो सकती है, वो सारी चीजें जब अलग है तो उनका डेवलपमेंट यानी कि उनका विकास एक कैसा हो सकता है। तो यही दूसरा सिद्धांत दिया उन्होंने और कहा कि बालक के विकास के अंतर्गत व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हर एक बालक अपने आप में विशिष्ट होता है और उसकी विशेषता के आधार पर उसका बाहरी या आंतरिक विकास डिपेंड करता है, जिसको उन्होंने सिद्धांत के रूप में कन्वर्ट किया, और वो सिद्धांत क्या था आपका? व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। ठीक, अगले सिद्धांत की बात करते हैं एक रूपता का सिद्धांत। अब आप कहेंगे कि मैम अभी तो आपने कहा था कि नहीं व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और व्यक्तिक विभिन्नता के आधार पर ही सारे बालकों का विकास होता है। फिर आप कह रही है कि नहीं एक रूपता का सिद्धांत भी होता है। तो चलिए जानते हैं कि क्यों कहा हमने। देखिए, एक रूपता के सिद्धांत के कॉन्सेप्ट में अगर बात करें हम, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी भी नवजात शिशु का जो निर्माण होता है उसके सबसे पहले सिर का निर्माण होता है। जी हाँ दोस्तों, आपके भी सिर का ही निर्माण हुआ होगा और हमारे भी सिर का ही निर्माण हुआ है। तो जब कोई भी कितना भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को गेन किया हो, लेकिन जब वो माँ के गर्भ में होता है यानी कि गर्भावस्था में होता है, तो उसके सबसे पहले निर्माण की जो अवस्था होती है वो सिर की ही होती है, और उसके बाद धीरे धीरे उसके पैर की होती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कितनी भी व्यक्तिगत विभिन्नता हो विकास के कॉन्सेप्ट में, लेकिन एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल समान होता है, और वो क्या होता है? सिर से पैर का निर्माण। और इसी वजह से अगला सिद्धांत दिया मनोवैज्ञानिकों ने एक रूपता का सिद्धांत। ठीक, अब अगले सिद्धांत की बात करते हैं जो कि है एकीकरण का सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, आप एग्जाम्पल की तरह समझिए इसको कि जो 6 या 7 मंथ का बच्चा होता है या फिर 8 या 9 मंथ का बच्चा होता है, तो अगर उसको आप ऑब्जर्व करेंगे, होगा आपके आसपास कहीं, तो आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे क्या कि वो ऐसा नहीं कि पहले उंगली चलाएगा, फिर अपने
कलाई को ऐसे ऐसे करेगा या फिर इस तरीके का कॉन्सेप्ट नहीं करते, अपने हाथ को इस तरीके से करेंगे, नहीं। वो क्या करता है कि पहले वो संपूर्ण बॉडी को चलाने की कोशिश करता है, ऐसे उठने की कोशिश करेगा, बैठने की कोशिश करेगा, फिर धीरे धीरे वो क्या करता है, अपने पार्ट्स को मूव करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया कि अगला जो सिद्धांत है वो क्या है, आपका एकीकरण का सिद्धांत। ठीक, अब देखिए ये जो सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत बड़ा ही जबरदस्त है शिक्षक भर्ती पात्रता के आधार पे, क्योंकि ये बार बार पूछा आपके यूपी टेट में। तो चलिए जानते हैं क्या है। देखिए सामान्य से विशिष्ट के सिद्धांत के अंतर्गत कहा गया कि अगर बालक के विकास की ही बात हो रही है तो सबसे पहले बालक का जो विकास है वो सामान्य ही होता है, यानी कि क्या होगा, नॉर्मल उसकी हाइट बढ़ेगी, ठीक है, नॉर्मल वेट बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि अभी वो 6-7 साल का है और उसका वेट क्या हो गया 80-85 kg का हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो क्या होगा, नॉर्मल के सामान्य वे से हो जाएगा, फिर विशेषता को गेन करता है, बॉडी स्ट्रक्चर को, परफेक्ट बॉडी स्ट्रक्चर को वो गेन कर लेते हैं। ठीक है, यही बात कुछ यहाँ पे कही गई है। यहाँ पे क्या कहा गया कि अगर बालक को कुछ बताना है, कुछ सिखाना है, तो सबसे पहले उसको छोटी छोटी चीजें सिखाइए, और जब वो छोटी छोटी चीजों को सीख लेता है तब उसको एक बड़ा सा चीज बता दीजिए या बड़ा बारूद बता दीजिए कि इसको हम ये कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे अगर किसी बच्चे से हम ये पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो बोलेगा राम है, श्याम है, और उससे कहते रहते कहाँ हो बेटा, तो बता देगा कि भैया हम तो गोरखपुर में रहते हैं। अब उससे हम कहते हैं कि ये क्या है, तो शायद वो बता दे कि मार्कर, या फिर अगर मार्कर ना भी बता पाए तो वो ये जरूर बता देगा कि मैम जी इसको पेन कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से अगर हम उसे ये कह दें कि बेटा यही संज्ञा था, यानी किसी नाम, स्थान या वस्तु को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, तो वो तो कहेगा क्या मैडम जी आपने तो मुझे संज्ञा ही पढ़ा दिया, और बहुत ही आसानी से वो ऑब्जर्व भी कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसको इन तीनों चीजों के बारे में जानकारी थी, और इसी को हमने थोड़ा सा कन्वर्ट करके कह दिया कि भैया बाबू सुना, इसी को हम संज्ञा कहते हैं। तो वही बात यहाँ पे कही गई है अगले सिद्धांत के बारे में, और जो सिद्धांत है सामान्य से विशेष का सिद्धांत। यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पूछा है, जैसा कि पहले ही हमने बताया। क्वेश्चन क्या पूछता है कि बालक के विकास का सिद्धांत है, दे देगा सामान्य से विशेष का सिद्धांत, विशेष से सामान्य का सिद्धांत, और 2 ऑप्शन और दे देगा। तो याद रखिएगा गाइस, प्लीज जल्दी से इस चीज को माइंड में ले लीजिए कि बालक के विकास के सिद्धांत के अंतर्गत सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत के बारे में बात की गई है, ना कि विशिष्ट से सामान्य सिद्धांत के बारे में। ठीक, तो ये तो था बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक, यानी कि सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। अगले सिद्धांत की बात करें तो कहा गया विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, शैक्षिक दृष्टि से मनोवैज्ञानिकों ने भी भविष्यवाणी कही है। कहा भी है कि बालक को जो भी बनना होता है वो 4 से 5 वर्ष की अवधि में बन जाता है। किसने कहा, ये आप सोचिएगा और बताइएगा अपने कमेंट्स के माध्यम से कि किसने कहा था। ठीक है, खैर बात करते हैं विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। इसके अंतर्गत कहा गया कि किसी बालक के विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कैसे। जी बिल्कुल बताते हैं। देखिए अगर हमें कोई देखे तो कहेगा कि मैम आप आगे जाके मोटी हो जाएंगी, या फिर आप अभी थोड़ी कम मोटी हैं और मोटी हो जाएंगी। लेकिन अगर वही कोई ऐसी लड़की को देखे जो कि बहुत ही पतली है और हड्डी है बिल्कुल, तो उसको हम कहेंगे अरे तुम कभी नहीं मोटी होती। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी बॉडी स्ट्रक्चर, उसके बोन्स को देख के हम एक ऑब्जर्व करते हैं कि इसके जो बोन्स है वो ज़्यादा फैट को गेन नहीं कर सकते, लेकिन मेरे जो बोन्स है वो ज़्यादा फैट को गेन कर सकते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में समझिए कि किसी बालक या व्यक्ति को हम देखते हैं जो बार बार जय राम जी की जय हो, इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट करता है, तो उसको हम कहते हैं कि जाके तुम पक्का क्या बनोगे, नेता ही बनोगे भविष्य में। वहीं पे जो बिल्कुल डल होता है, चुपचाप बैठा रहता है, कुछ नहीं करता, उसको कहते हैं बहुत ही मंद बुद्धि का है, तुम भविष्य में कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको देखते हैं, हम उसका निरीक्षण करते हैं और उसके आधार पर हम उसके भविष्य का बता देते हैं। तो इसी तरीके की बात कही गई है कि विकास की जो भविष्यवाणी का सिद्धांत है, इसमें भी यही बात कही गई कि अगर बालक को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि बालक का विकास कितना होगा और कितना नहीं होगा। और इस सिद्धांत को उन्होंने क्या कहा कि विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत।
चलिए गाइस अगले सिद्धांत को देखते हैं। अगला जो सिद्धांत है वो है विकास की दिशा का सिद्धांत। बड़ा ही जबरदस्त सिद्धांत है और यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन बार बार पूछा है आपके यूपी टेट के अंदर। तो चलिए जानते हैं क्या है। देखिए विकास की दिशा के सिद्धांत के बारे में बात करें तो हम जैसा पहले भी कह चुके हैं कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि इसका कोई सिर पैर नहीं है, यानी कि विकास की एक दिशा है, ठीक है। अब वो दिशा क्या है, जैसे एग्जाम्पल में जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही वो बोलना नहीं सीख जाता, बल्कि वो रोता है, हंसता है, धीरे धीरे टूटे फूटे शब्दों को बोलता है, फिर कुछ समय बाद शब्दों को गेन करता है, फिर वाक्यों को गेन करता है। इस तरीके से उसकी भाषा का डेवलपमेंट होता है। तो उसकी भी एक दिशा है। इसी के आधार पर अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि जो विकास की प्रक्रिया होती है वो पहले सिर की होती है, फिर धड़ की होती है, फिर पैर की होती है। इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि विकास की एक दिशा है और इसी को मनोवैज्ञानिकों ने बड़ी ही चालाकी से एक सिद्धांत के रूप में कन्वर्ट कर दिया और वो सिद्धांत क्या था, विकास की दिशा का सिद्धांत। इसको कुछ और नाम से भी जानते हैं और बार बार शिक्षक भर्ती पात्रता के अंतर्गत उसी नाम से इसको पूछा जाता है। अब देखिए नाम क्या है, मस्तकोमुखी या फिर सिरापुच्छी। ये 2 नाम है किसके, विकास की दिशा का सिद्धांत के अंतर्गत। बार बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि मस्तकोमुखी सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है या सिरापुच्छी सिद्धांत और किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जानते हैं, विकास की दिशा के सिद्धांत के अंतर्गत ये आता है। या फिर दे देगा मस्तकोमुखी का सिद्धांत है, ठीक है। क्योंकि हम इतने सिद्धांत पढ़ते तो हमको लगता है ये तो सिद्धांत कोई था ही नहीं, लेकिन ये सिद्धांत आपका कहाँ से, यहाँ से। या फिर दे देगा सिरापुच्छी सिद्धांत है, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि विकास की दिशा का सिद्धांत के अंतर्गत इसके 2 नाम बताए गए। पहला है मस्तकोमुखी सिद्धांत और दूसरा है आपका सिरापुच्छी सिद्धांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट है शिक्षक भर्ती पात्रता के आधार पर, ठीक। अगली बात करते हैं वंशानुक्रम और वातावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, ये पिछले वीडियोस में बहुत ही डीपली स्टडी हम लोगों ने किया है और जिन लोगों ने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है सो गाइस प्लीज आप पिछले वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। क्या देखते हैं आज के पॉइंट से कि वंशानुक्रम और वातावरण के अंतःक्रिया के सिद्धांत में बालक के विकास को कैसे कोरिलेट किया गया। कहा गया कि बालक के विकास का जो मुख्य आधार होता है वो क्या होता है, वंशानुक्रम होता है। लेकिन इसका बिल्कुल भी तात्पर्य ये नहीं है कि वंशानुक्रम के आधार पर ही बालक का विकास हो या बालक विकसित होता है, बल्कि उसका वातावरण का भी उतना ही इफेक्ट पड़ता है जितना कि वंशानुक्रम का पड़ता है। तो इस आधार पर कहा गया कि बालक के विकास का जो सिद्धांत है अगला वो है वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी अपने आधार पे, ठीक है। अगली बात करते हैं विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार का सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, विकास कभी भी लंबवत अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि अगर लगातार किसी बालक का विकास होता जा रहा है तो वो परिपक्वता को गेन नहीं करता, मजबूती को गेन नहीं कर पाता। हो सकता है एक अवस्था के बाद वो अचानक रुक जाए या फिर इस तरीके की सिचुएशन आ जाए कि वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए। लेकिन जहाँ पर बालक का विकास रुक रुक के होता है, यानी कि हुआ, फिर उसने परिपक्वता को, मैच्योरिटी को गेन किया, फिर हुआ, फिर उसने मैच्योरिटी को गेन किया, तो इस तरीके का विकास जो होता है वो प्रभावशाली होता है, इफेक्टिव होता है। तो यही अगला सिद्धांत दिया मनोवैज्ञानिकों ने शैक्षिक दृष्टि से बड़ी ही चालाकी के साथ और कहा कि भैया बाबू सोना, विकास लंबवत न होकर क्या होता है, वर्तुलाकार होता है, ठीक। और लास्ट में जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो है परस्पर संबंध का सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही कहा है शैक्षिक दृष्टि से मनोवैज्ञानिकों ने, क्योंकि कोई भी विकास कितना भी प्रभावशाली हो लेकिन अगर उसमें परस्पर संबंध ना हो, जैसे अगर मेरा शारीरिक विकास हो रहा हो और लेकिन मेरा मानसिक विकास रुका हो, ठीक है, तो क्या होगा, इफेक्टेड होगा, ज्यादा प्रभावशाली नहीं होगा।
होगा। लेकिन अगर मेरा शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, सामाजिक विकास है, संवेगात्मक विकास है, ये सारी चीजें हो रही हैं, तो वो जो विकास वो क्या हो जाएगा, ज्यादा प्रभावशाली होगा। और इसी वजह से एक लास्ट सिद्धांत दिया मनोवैज्ञानिकों ने और कहा कि परस्पर संबंध का सिद्धांत, यानी कि अगर किसी बालक का शारीरिक विकास हो रहा है तो कहा जा सकता है कि उसका मानसिक विकास भी होगा। अगर उसका मानसिक विकास हो रहा है तो ये माना जा सकता है कि उसका सामाजिक विकास भी होगा। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए कितने, शैक्षिक दृष्टि से मनोवैज्ञानिकों ने। और जिसको उन्होंने पहला क्या किया, निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, एकरूपता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार का सिद्धांत और लास्ट में परस्पर संबंध का सिद्धांत। सो गाइस प्लीज जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर भी आपके कोई डाउट्स हो, कोई कमेंट्स हो या फिर कोई सुझाव हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए और जल्दी से टाइप कीजिए अपने डाउट या सुझाव को। और प्लीज़ जल्दी से इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।